हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो बीच में बहुत गैप हो गया था। आज फिर मैं गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, जीएमबी बोलते हैं इसको, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, इसके एग्ज़ाम हुए थे 5 दिसंबर को। तो उसके आंसर की को विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें गुजरात का आपको पता होगा कि टोटल 300 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से टॉप 100 क्वेश्चन जो रहते हैं स्टार्टिंग के, वो जीके प्लस रीजनिंग, मैथ्स, उसमें नेशनल जीके भी रहता है, गुजरात का भी जीके रहता है ना। लेकिन वो गुजराती में होता है ना। उसके जो मीडियम होता है वो गुजराती होता है। और इसके बाद जो 200 क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकल के होते हैं। तो वो 200 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि द इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज। अब इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है, कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या बोलते हैं कि नॉट लेस देन 30 मिनट, है ना। नॉट लेस देन 30 मिनट, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन 30 मिनट। ओके, और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है दैट इज नॉट मोर देन 600 मिनट। तो 600 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो क्या होगा, लेस देन 600 मिनट। सो इसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 102, ली चैटलियर मेथड्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन। अब ली चैटलियर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम साउंडनेस मेजर करते हैं सीमेंट का, है ना। सीमेंट में जो साउंडनेस होता है, साउंडनेस मीन्स वॉल्यूम चेंज होता है, एक्सपैंड हो जाता है वॉल्यूम उसका। तो उसको कैसे मेजर करते हैं, ली चैटलियर इक्विपमेंट होता है, उनसे हम मेजर करते हैं कि साउंडनेस कितना हुआ है ना। तो वो 10% के अप्रॉक्स होता है। तो क्या क्या हो जाएगा, ओपीसी के लिए, है ना, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% के आसपास। तो साउंडनेस मेजर करता है ली चैटलियर मेथड से। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103, द फ्लाई एश विच हैज कैल्शियम कंटेंट 15% टू 35%, 15 से 35% के बीच में अगर फ्लाई एश कंटेंट में क्या है, कैल्शियम है ना। कैल्शियम कितना है, 15 to 35% अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं हाई कैल्शियम फ्लाई एश, है ना। इफ़ कैल्शियम कंटेंट इज in between 15 to 30%, then that fly is called as high calcium fly ash. So option number A is the correct answer. The standard mortar mix for the brick having compressive strength between 5 to 15 न्यूटन। अब यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये बता दिया है कि अगर 5 से 15 न्यूटन पर mm² के बीच में हो रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो उसकी मोटार स्ट्रेंथ जो की मोटार की जो स्ट्रेंथ होगी, वो रेशियो होगी, वो क्या होगा, मैट्रिक्स, है ना। जो मैट्रिक्स होगा मोटार मिक्स, वो कितना होगा, 1:5, वो होता है 1:5। वैसे ब्रिक मशीनरी में हम क्या यूज करते हैं, 1:6 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 105, डैश आर स्टोन, कंक्रीट, ब्रिक एटसेट्रा प्लेस एट द टॉप ऑफ पैरापेट वाल, है ना, प्रिवेंट द सीपेज ऑफ वाटर इनटू द वाल। मतलब जो पैरापेट वाल है उसके ऊपर में हम एक कौन सा स्टोन डालते हैं जो उसको सीपेज से बचाता है ना, ताकि जो बारिश की पानी है उस पर ना आए और वो सीप करके अंदर ना जाए। तो एक एक स्टोन डालते हैं जिसपे वो जो भी बारिश का पानी उस पर गिर के वो अलग हो जाता है वॉल से। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपिंग। कॉपिंग जो होता है वो टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द एज ऑफ द ट्री, ट्री का एज हम किससे डिसाइड करते हैं, जो एनुअल रिंग आता है ना, वो ईयर बाय ईयर वो एनुअल रिंग बढ़ते जाता है, तो उसको हम काउंट करते हैं। दैट विल शो योर एज ऑफ द ट्री। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, एफ्लोरेसेंस अल्कलीज के कारण होता है ना। तो अल्कलीज मतलब साल्ट, जहाँ पे साल्ट प्रेजेंट होगा तो वो ब्रिक में होता है, वाइटिस कलर आ जाता है उसके सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 108 क्या कह रहा है कि इफ़ पी इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन कंडक्टिंग। इनिशियल और फाइनल सेटिंग, इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए या कंसिस्टेंसी के लिए जो हम यूज करते हैं वाटर, स्टैंडर्ड वाटर, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, जब क्यूब टेस्ट करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, तो उससे पहले हम क्या लेते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये सब चेक करते हैं। तो हमको सबसे पहला टेस्ट जो करना होता है कंसिस्टेंसी। उससे हमें एक
वो पता चलता है कि कितना वाटर हम ऐड करेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इज ऐड। सो वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए जो होता है 0.85 p, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होगा। 0.85 p जो होता है वो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू प्योर ट्विस्टिंग द टाइप ऑफ स्ट्रेस डेवलप इन द शाफ्ट इज। व्हेन अ शाफ्ट इज प्योर, हाँ प्योर ट्विस्टिंग जब हो रहा है किसी भी शाफ्ट में, तो उसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो क्या होगा। जब प्योर ट्विस्टिंग है तो शियर, ट्विस्टिंग में हमेशा शियर आता है, ना बेंडिंग आएगा ना एक्सियल ना नॉर्मल, क्या आएगा शियर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें कह रहा है कि इफ ए स्मॉल क्यूब इज सबमर्ज डीप इन स्टील वाटर in such a way that the pressure exerted on all faces of the cube is P, then the maximum shear stress develop inside the cube। देखियो जब ये इनसाइड सबमर्ज कर देंगे, पूरा एक ब्लॉक लिया मैंने क्यूब का, उसको पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया, तो उस पर जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, और वो हर जगह से इक्वल लगेगा, है ना। तो हाइड्रोस्टैटिक केस में, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस के केस में जो शियर स्ट्रेस होगा वो क्या होता है, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो डेवलप, शियर स्ट्रेस क्या होता है, σ1 माइनस σ2 डिवाइड बाय 2। तो ये इक्वल एंड लाइक है, तो σ1 σ2 दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। सो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ फॉर अ गिवन मटेरियल E इज इक्वल टू 2g, मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ शियर मॉडुलस। ओके, तो बल्क मॉडुलस के जो होगा वो क्या होगा। तो आप देखिए हमें रिलेशन पता है क्या होता है, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से आप म्यू निकाल लेंगे, E की वैल्यू 2g, तो ये 1 हो गया, यानी म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और जब म्यू 0 हो गया तो एक और रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ओके, तो म्यू 0 है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ। ओके, क्या होता है, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। अब म्यू हमारा क्या है, 0, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बच गया, E इज इक्वल टू 3k। तो मतलब हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन 3। तो k इज इक्वल टू E अपॉन 3 जब उस साइड ले जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन द टू प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वल एंड अलाइक द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन इज। दो प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, σ1 एंड σ2, एक माइनर होता है एक मेजर होता है। तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस है σ1 एंड σ2, दोनों इक्वल एंड लाइक है, इक्वल भी है और लाइक भी है, मतलब एक ही डायरेक्शन है उसका, टेंशन है तो टेंशन, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन। व्हेन टू प्रिंसिपल स्ट्रेस आर इक्वल एंड लाइक द रिजल्टेंट स्ट्रेस ऑन द प्लेन इज। प्लेन पे रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होगा, दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा, है ना। रिजल्टेंट स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि रिजल्टेंट स्ट्रेस क्या होता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस होता है σr इज इक्वल टू रूट अंडर σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर, यही होगा ना, σ1 स्क्वायर प्लस σ2 स्क्वायर। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको दोनों इक्वल एंड अलाइक है, तो उस केस में σr की वैल्यू जो होगा वो σ1 के बराबर हो जाएगा। σr की वैल्यू क्या हो जाएगा, σ1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन अ 2 डायमेंशनल लोडिंग इज सच दैट द मोहर सर्कल is a point located at 175 megapascal on the positive normal stress axis. The maximum and minimum principal stress will be respectively. तो वो क्या हो जाएगा कि मोहर सर्कल एक पॉइंट है ना, क्या कह रहा है, मोहर सर्कल एक पॉइंट है, मतलब रेडियस क्या है, 0। तो उस केस में जो मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस तो 0 है, अगर एक पॉइंट है मोहर सर्कल का रेडियस 0 है, मीन्स शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0। और शियर स्ट्रेस 0 है
तो सिग्मा 1 सिग्मा ये मतलब पॉइंट है, तो यहाँ से सिग्मा डिस्टेंस पे ये है ना। तो दोनों की वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना इसकी ये पॉइंट की वैल्यू सेंटर से जितना है, यानी सिग्मा की वैल्यू कितना 175, तो सिग्मा 1 भी 175, सिग्मा 2 भी 175 मेगा पास्कल के बराबर होगा। सो ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सडन चेंज इन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम एट द क्रॉस सेक्शन शोज सडन चेंज इन शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में सडन चेंज हो रहा है ना। तो उसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो क्या होता है, क्रॉस सेक्शन सो वो क्या शो करता है कि सडन चेंज इन डेप्थ ऑफ द सेक्शन, सडन चेंज इन विड्थ ऑफ द सेक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी। सो इसके विड्थ में चेंज होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है शियर स्ट्रेस का, यानी टॉ इज इक्वल टू एस ए वाई बार, यही एफ लिखता हूँ मैं, एफ ए वाई बार डिवाइडेड बाय आई इंटू बी। तो बी चेंज होगा तो उसके जो स्ट्रेस है वो चेंज होगा। बी मतलब यहाँ विड्थ है ना, जहाँ पे अगर मैं टी सेक्शन की बात करूँ या आई सेक्शन की बात करूँ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे जब आप शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो यहाँ पे अलग होगा, है ना। इसका शियर स्ट्रेस कैसा होता है, इस तरह से होगा, है ना। तो जहाँ पे जैसे विड्थ चेंज हुआ तो सडन शियर स्ट्रेस चेंज होता है। ओके, तो वी कैन से दैट सडन चेंज इन विड्थ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। द chalk piece formally fixed at one end and applied with a clockwise torque at the other end, the crack formed will be, जो क्रैक फॉर्म होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज विद द एक्सिस, एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रैक फॉर्म होता है। ओके, नेक्स्ट है इफ के इज द स्टिफनेस बीम एंड वाई इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम देन। अब हम जानते हैं कि क्या होता है स्टिफनेस, यानी के इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, वाई, वाई इज द डिफ्लेक्शन, मतलब के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। इसको लिख सकता हूँ के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, डेल्टा मीन्स वाई। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कपल एट इट्स फ्री एंड इज। देखो जब कभी भी एक कैंटिलीवर बीम है और इसके एंड में एक कपल एक्ट कर रहा है, यानी मोमेंट एक्ट कर रहा है एम, तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा। देखिए जब एम आ रहा है तो यहाँ पे कोई फोर्स पॉइंट लोड है नहीं, तो ये जो वर्टिकल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये अगर जीरो हो गया तो इसका शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो। शियर फोर्स डायग्राम जीरो। तो क्या ऑप्शन क्या कर रहा है, रेक्टेंगल होगा, लीनियर, वेरी, पैराबोलिक, ना, नो शियर फोर्स एट एनी पार्ट ऑफ द बीम। सो ए इज द करेक्ट आंसर। द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन गिव द रिलेशनशिप बिटवीन। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है, कोई भी स्पैन के लिए, सपोज करो ये एक कंटिन्यूस बीम है ना, ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए बी स्पैन के लिए अगर मैं लिखूँ यहाँ पे यूडीएल है, तो क्या हो जाएगा, एम ए बी इज इक्वल टू एम बार ए बी, यानी फिक्स एंड मोमेंट, प्लस 2 EI अपॉन एल, है ना, प्लस एम ए बी के लिए लिख रहा हूँ तो 2 थीटा ए प्लस थीटा बी प्लस माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। तो इसमें क्या आएगा, स्लोप भी आता है, मोमेंट भी आता है, रोटेशन भी आता है, मतलब रोटेशन मतलब स्लोप ही हो गया, डिफ्लेक्शन भी आता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आता है, तो क्या आ जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 118 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द फोर्स आर टेकन अननोन। स्लोप डिफ्लेक्शन में फोर्स अननोन होता ही नहीं है, क्या होता है, थीटा अननोन होता है, डिफ्लेक्शन इन अननोन होता है, ये सब चीज़ें, है ना। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड द ज्वाइंट रोटेशन आर टेकन अननोन, ये सही है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड नॉट एप्लीकेबल फॉर फ्रेम, ना, सबके लिए एप्लीकेबल है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज ऑल्सो नोन एज फोर्स मेथड, इसको स्टिफनेस मेथड बोलते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। विच ऑफ these are the
कॉज ऑफ साइड वेज इन फ्रेम, मतलब जो स्वे होता है फ्रेम में वो किसके कारण होता है? तो अनसिमेट्रिकल लोडिंग होगा, यस उसके कारण भी हो सकता है। नो नॉन यूनिफॉर्म सेक्शन, हाँ सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी स्वे हो सकता है। हॉरिजेंटल लोडिंग ऑन कॉलम, कोई भी कॉलम है उस पर हॉरिजेंटल फोर्स लगेगा, है ना, तब भी ये स्वे करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, इधर स्वे करेगा ऐसा। तो इसके सी भी जो है करेक्ट है। सो क्या हो जाएगा, एनी ऑफ दिस, किसी से भी हो सकता है स्वे। A load W is moving from left to right support on a simply supported beam AB of span L. The maximum bending moment at 0.4 L from the left support is, क्या कह रहा है कि एक गर्डर है, कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम है सपोज ए बी, उस पर एक पॉइंट लोड W जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में मूव कर रहा है। तो क्या कर रहा है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट ए डिस्टेंस 0.4 L, अगर ये टोटल डिस्टेंस L है बीम का तो 0.4 L मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.4 L। तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का LD क्या होता है, जिस पॉइंट पे बोला वहाँ पे हम यूनिट रोटेशन से उसको मूव कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ का ऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे और ये पॉइंट लोड यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो वो हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दे देगा। और ये क्या हो जाता है, ये होगा WAB/L, तो W हमारा 1 हो जाता है ना, तो W हो गया 1, A की जगह 0.4 L एंड B की जगह, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो 0.4 L मल्टीप्लाइड बाय B की जगह L माइनस 0.4, दैट इज ये कितना हो जाएगा 0.6, तो 0.6 L, तो WAB/L, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 4, 0.24, एक L कैंसिल हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये W है तो ये हो जाएगा 0.24 L, है ना, ये ऑर्डिनेट की वैल्यू कितना हो गया 0.24 L। तो 0.24 L को मल्टीप्लाई कर देंगे पॉइंट लोड से, तो 0.24 WL। सो ऑप्शन नंबर ए सी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 121 का। नेक्स्ट कर रहा है 122, द यूनिट लोड मेथड यूज्ड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस। यूनिट लोड मेथड क्या है, ये डिराइव फ्रॉम कास्टिग्लियानोस थ्योरम, कास्टिग्लियानोस थ्योरम का से डिराइव किया गया है यूनिट लोड मेथड। कास्टिग्लियानोस थ्योरम क्या होता है कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, है ना, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू लोड गिव्स द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, ये होता है सेकेंड कास्टिग्लियानोस थ्योरम। और फर्स्ट क्या है कि अगर हम लोड के कारण ये करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्लेक्शन गिव्स द लोड इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन डायरेक्शन में कितना लोड के कारण वो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो दे देगा हमें। तो ये होता है फर्स्ट थ्योरम, ये होता है सेकेंड थ्योरम, ठीक है। तो वहीं से डिराइव किया गया है क्या, यूनिट लोड मेथड। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील कॉलम डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए मटेरियल क्या होता है, स्ट्रेंथ EI, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, विच स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम का स्ट्रेंथ, तो पाई स्क्वायर EI/L², है ना। तो और I इक्वल टू क्या होता है A/R², R क्या है, R है रेडियस ऑफ गायरेशन, A है एरिया, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, L क्या है लेंथ ऑफ द कॉलम, E क्या है मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का इलास्टिसिटी। तो अगर हम L/A, L/R यानी L स्क्वायर में है R² में है, तो इसको नीचे ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा L²/R², इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं लेमडा, है ना, लेमडा मतलब स्लेंडरनेस रेशियो। तो किस पे डिपेंड करेगा, अब आप इस फार्मूला से भी देख सकते हैं। तो मटेरियल ऑफ द कॉलम करेक्ट, क्रॉस सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन एरिया करेक्ट है, लेंथ ऑफ द कॉलम ये भी करेक्ट है। तो सिज्मिक जोन ऑफ बिल्डिंग इस पे डिपेंड नहीं करता। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। कॉलम स्प्लाइसेस इन स्टील आर यूज्ड टू, कॉलम स्प्लाइसेस क्यों यूज करता है, तो जब कभी भी दो कॉलम को जोड़ना होता है, मतलब लेंथ इंक्रीज करना होता है, एक कॉलम यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब इसके आगे सपोज करो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ आके कॉलम ख़त्म हो गया, इसको आगे कंटिन्यू करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम स्प्लाइस जोड़ देंगे, है ना, कॉलम स्प्लाइस लगा देंगे। सो लेंथ ऑफ द कॉलम इज इंक्रीज, सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज टाइप ऑफ स्टील प्लेट गर्डर, कौन सा स्टील प्लेट गर्डर है, तो स्टीफंड भी होता है अनस्टीफंड भी होता है ना, ट्रांसफर स्टिफनेस लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर कुछ भी लगा सकते हैं। सो एनी ऑफ दिस इज द
correct answer for question number 125. Now question number 126. The maximum permissible spacing of purlin for a 6 mm asbestos cement is in एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग. इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए अगर 6 mm एस्बेस्टस सीमेंट यूज किया गया है तो क्या होता है मैक्सिमम परमिसिबल स्पेसिंग, दैट इज 1.4 मीटर. 1.4 मीटर होता है 6 mm के लिए. ठीक है, ये ध्यान रखना कि 6 mm एस्बेस्टस सीमेंट सीट अगर यूज किया गया है किसी भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में तो उसमें परमिसिबल स्पेसिंग जो प्रोवाइड किया जाता है एज पर कोड दैट इज 1.4 मीटर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेल्योर इन ए फिलेट वेल्ड मटेरियल. फिलेट वेल्ड में मोड ऑफ फेल्योर सीयर होता है. ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. फॉर इकोनॉमिकल कंसिडरेशन अ कंपाउंड कॉलम सेक्शन शैल हैव. इकोनॉमिकल कंसिडरेशन के लिए क्या करते हैं हम, आर एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो आर वाई वाई के बराबर अगर है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कंपाउंड कॉलम है वो क्या होगा, इकोनॉमिकल होगा, है ना. तो एक कॉलम कंपाउंड कॉलम शुड बी इन इकोनॉमिकल कंडीशन या इकोनॉमिकल कंसीडर करेंगे उसको व्हेन आर एक्स एक्स इज इक्वल टू आर वाई वाई. और आर एक्स एक्स आर वाई वाई क्या है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है. ओके, नेक्स्ट है वेव क्रिपलिंग अकर्स ड्यू टू. वेव क्रिपलिंग किसके कारण होता है, तो जो वेव का फेल्योर होता है ना, फेल्योर ऑफ वेव इज द वेव क्रिपलिंग. तो वेव का फेल्योर कैसे होगा, वो जब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है या पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ना, तो वहाँ पे वेव क्रिपलिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दैट इज द फेल्योर ऑफ वेव अंडर पॉइंट लोड. ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. मिनिमम टेंशन स्टील इन आरसीसी बीम नीड्स टू बी प्रोवाइडेड. क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि जो मिनिमम स्टील हम प्रोवाइड करते हैं किसी भी आरसीसी बीम में, है ना, टेंशन स्टील जो मिनिमम हम प्रोवाइड करते हैं वो किसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना, नीड्स टू बी प्रोवाइडेड. किस लिए हम उसको प्रोवाइड करते हैं, क्या ज़रूरत है, दैट इज़ द प्रिवेंट सडन फेल्योर, कि सडन फेल्योर ना हो उसके लिए हम मिनिमम स्टील. हाँ कि मिनिमम स्टील का ये है कि वो जो हेयर क्रैक्स होते हैं उसको भी अरेस्ट करता है ना, तो या डिफ्लेक्शन को भी रोक सकता है बहुत हद तक, है ना. तो इसके ऑप्शन जो है, इसको अभी आयोग ने ए दिया है कि प्रिवेंट सडन फेल्योर, बट इसको आप उसमें रख सकते हैं ना. तो ए भी सही है, सडन फेल्योर को भी रोकता है वो, बट कुछ हेयर क्रैक्स आते हैं सरफेस पे तो उसको भी रोकता है. तो इसको फाइनल आंसर की को देख सकते हैं आप, इसको ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 130. क्वेश्चन नंबर 131. द क्रैक पैटर्न एट फेल्योर ड्यू टू टेंशन इज, है ना, टॉर्सन, ड्यू टू टॉर्सन नॉट टेंशन. टॉर्सन के कारण क्रैक फेल्योर क्या होता है, तो वो क्या होता है कि एक एंगल के तौर पे फॉर्म होता है इसे, है ना. तो उसको हम बोल सकते हैं कि स्पायरल फेल्योर होता है ना. जो क्रैकिंग का पैटर्न होता है वो स्पायरल हो सकता है क्योंकि वो एक एंगल पे होता है. जब आप टॉर्सन लगाते हैं तो एंगुलर फेल्योर होता है तो वो इस तरह से मूव करेगा, राइट. तो स्पायरल बोल सकते हैं उसको कि वो फेल्योर जो होगा वो क्या होगा, स्पायरल. तो 131 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. द मास प्रोडक्शन ऑफ रेलवे स्लीपर कैन बी डन. देखो रेलवे स्लीपर में मास प्रोडक्शन कैसे करते हैं, होयर सिस्टम, मैग्नल सिस्टम, जिफर्ड उडाल और फेसिनेट. तो ये तीनों तो होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होयर ही होगा. कैसे, मैं बताता हूँ आपको. इधर एक जैक लगा रहता है इस टाइप से, होयर सिस्टम होता है क्या, देखो, ठीक है. यहाँ पे जैक लगा के एक टेंशन वायर, फिर इधर भी एक सपोर्टेड रहता है ना. तो इस दोनों साइड से जैक लगा के इसको पूरा खींचते हैं वायर को और टेंशन करके रखते हैं. इसके बीच में कंक्रीट को कास्ट करते हैं, जितना भी स्लीपर आपको कास्ट करना होता है. सो नंबर ऑफ स्लीपर एट ए टाइम आप कास्ट कर सकते हैं. ठीक, पूरा खींच दीजिए, उसको कास्ट कर दीजिए, फिर उसको कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए. तो इस तरह से एक स्लीपर ये निकल गया, एक स्लीपर, इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल स्लीपर एट ए टाइम कास्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो इसके जो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, होयर सिस्टम. इसको क्या कहते हैं, होयर. लॉन्ग लाइन मेथड भी बोलता है, इसका अनदर नेम क्या है, लॉन्ग लाइन मेथड. लॉन्ग लाइन मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज होयर मेथड. सो करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा. द इंटरनल फोर्सेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्च आर. द इंटरनल फोर्सेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्च आर shear force only, shear force and bending moment only, normal thrust only. ये ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है ना. इंटरनल फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे आर्च का काटेंगे तो वहाँ पे सब होगा, shear फोर्स भी होगा, बेंडिंग मोमेंट भी होगा, नॉर्मल थ्रस्ट भी होगा,
है ना। अगर यूडीएल है तो बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाता है, और जब बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया तो शेयर फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट लग सकता है। बट यहाँ पे ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से डी होगा। यू कैन पुट इज इन ऑब्जेक्शन, है ना, ऑब्जेक्शन में आप इसको डाल सकते हो। A WRCC beam is recommended when WRCC beam रिकमेंड करते हैं, क्या कर रहा है, द डेप्थ ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड, जब डेप्थ को नहीं बढ़ा सकते हैं, द ब्रेड्थ ऑफ द बीम इज रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा कुछ नहीं है। जब डेप्थ और ब्रेड्थ दोनों क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, तब हम आरसीसी मतलब साइज, ऐसा कर सकते हैं कि साइज ऑफ बीम इज रिस्ट्रिक्टेड। जब साइज रिस्ट्रिक्टेड होगा तो साइज में दोनों आता है, ब्रेड्थ भी आता है और डेप्थ भी आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होना चाहिए। बस आयोग ने इसको ए दिया है, तो आप इसको भी ऑब्जेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर की में पता चलेगा कि ये कौन सा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम। डायगोनल रीइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करते हैं वो बेंट अप बार की तरफ प्रोवाइड करते हैं ना। डायगोनल टेंशन रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम एज बेंट अप बार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आरसीसी का कि बेंट अप बार जो होता है वो डायगोनल टेंशन को, मतलब डायगोनल टेंशन के लिए जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो बेंट अप बार के, मतलब L/7 पे बेंट कर देते हैं मेन रीइंफोर्समेंट को, ठीक है। इस तरह से L/7 पे जाके, टोटल L है तो L/7 डिस्टेंस पे जाके इसको बेंट कर देते हैं इस तरह से, ओके। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द बार बियॉन्ड थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट शैल बी। बियॉन्ड थ्योरेटिकल कट ऑफ, थ्योरेटिकल कट ऑफ के बाद जो लेंथ ऑफ द बार होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंकरेज लेंथ, है ना। थ्योरेटिकल कट ऑफ के बाद जो हम बार एक्सटेंड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंकरेजमेंट लेंथ। सो यू शुड नॉट कन्फ्यूज विथ डेवलपमेंट लेंथ, है ना, उसको एंकरेज लेंथ कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ये तो होगा नहीं बॉन्ड लेंथ डेवलपमेंट, ये तो वैसे ही गलत हो गए। कंक्रीट वर्क क्यूबिक कंटेंट शैल बी वर्क आउट ऑफ द नियरेस्ट। देखो इसके मतलब नियरेस्ट जो अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम वो कितना लेते हैं, है ना, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बोल सकते हैं। तो अगर लेंथ में एक्यूरेसी रहता है तो 0.01 मीटर, अगर एरिया में रहते हैं तो 0.01 मीटर स्क्वायर, और अगर क्यूब में तो 0.01 मीटर क्यूब। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, ओके। ध्यान रखना आप इसको, 0.01 होता है ना। द परसेंटेज कॉस्ट दैट शुड बी कंसिडर फॉर वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग इन अ बिल्डिंग। किसी भी बिल्डिंग में जो वाटर सप्लाई और सैनिटरी फिटिंग के लिए कितना परसेंट कॉस्ट लेते हैं, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट हम एस्टिमेशन में लेते हैं। तो वाटर सप्लाई या सैनिटरी फिटिंग के लिए 8 से 10% के आसपास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग। जितना भी एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है उसके 8 to 10%। सो क्वेश्चन नंबर 138 का ए जो होगा वो करेक्ट आंसर है। द वर्क विच इज अवॉर्डेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल निगोसिएशन, म्यूचुअल निगोसिएशन बिटवीन पार्टीज विथ कॉल ऑफ टेंडर इज कॉल्ड एज निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसको क्या बोलते हैं, निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं ना। म्यूचुअल निगोशिएशन के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है दैट इज कॉल्ड निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट। द एक्टिविटी विच मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर वन और मोर अदर एक्टिविटी स्टार्ट इज कॉल्ड। जो क्या कर रहा है कि वो एक्टिविटी जिसको उसके ख़त्म होने के बाद, है ना, मतलब किसी भी एक्टिविटी के, सपोज ये ए एक्टिविटी है, ओके, और यहाँ से बी एक्टिविटी है, फिर सी एक्टिविटी है, ठीक है, ये 3 एक्टिविटी है। तो जब ए एक्टिविटी खत्म हो जाएगा तभी बी और सी स्टार्ट होगा, है ना। सो द एक्टिविटी विच मस्ट कंप्लीटेड बिफोर वन और मोर अदर एक्टिविटी स्टार्ट इज कॉल्ड एट प्रेडिसेसर एक्टिविटी। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेडिसेसर, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, सक्सेसर। सो क्या हो जाएगा वो, प्रेडिसेसर एक्टिविटी, द एक्टिविटी विच मस्ट बी कंप्लीटेड। तो ए जो होगा वो मस्ट बी कंप्लीट होना चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ बी एंड सी। सो एक्टिविटी ए इज कॉल्ड एज प्रेडिसेसर ऑफ एक्टिविटी। ये इमीडिएट है तो इमीडिएट प्रेडिसेसर भी कह सकते हैं, और पीछे रहेगा तो उसको प्रेडिसेसर ही कहेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 141, इफ T0, TP and TM are the optimistic, pessimistic and most likely time estimate of an activity respectively, the expected time T of the activity will be। किसी भी ये क्या है, ये पर्ट का है ना, CPM का नहीं पर्ट का है। तो पर्ट मतलब 3 टाइम एस्टिमेट, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। उसके लिए जो हम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं यानी TE की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें फार्मूला आता है क्या कि T0 +
4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाय 6। तो ये होता है फार्मूला एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का 3 टाइम एस्टिमेट में। ओके, तो टी नोट ऑप्टिमिस्टिक होता है, टी एम जो होता है मोस्ट लाइकली, और टी पी जो होता है वो पेसिमिस्टिक टाइम होता है। तो टी नोट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी डिवाइड बाई 6, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ट टेक्निक ऑफ ए नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली यूज फॉर, पर्ट टेक्निक यूज करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट वर्क के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट टास्क वर्क ऑफ लेबर, लेबर के टास्क वर्क को कौन सा अफेक्ट नहीं करता है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट, तो ये कह रहा है कि कौन सा अफेक्ट नहीं करता है। तो देखिए, टाइप ऑफ मटेरियल, मटेरियल का टाइप क्या होगा वो क्यों इफेक्ट करेगा लेबर के, है ना। ये अगर मटेरियल रहता तो इफेक्ट करता, टाइप ऑफ मटेरियल इफेक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इफेक्ट करेगा, अगर ट्रेनिंग नहीं आएगा तो वो उसके वर्क को इफेक्ट करेगा, है ना, टास्क वर्क को। लेबर का वेगेज, वेगेज नहीं दोगे तब भी इफेक्ट करेगा वर्क को। फिजिकल कंडीशन ऑफ लेबर, लेबर का फिजिकल कंडीशन जो है वो। टाइप ऑफ मटेरियल जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 144, इन फ्लोरिंग फॉर टेरेजो वर्क, टेरेजो वर्क के लिए फ्लोरिंग में जब हम करते हैं, रिक्वायर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, दोनों रिक्वायर होता है ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग। वेयर एज इन मार्बल एंड ग्रेनाइट, मार्बल और ग्रेनाइट में वी रिक्वायर्ड ओनली पॉलिशिंग, है ना, मार्बल में सिर्फ पॉलिशिंग रिक्वायर्ड होता है ना, मार्बल या ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में भी सिर्फ पॉलिशिंग होता है, ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इन ब्रिक वर्क on the elevation, if it consists of alternate course of all header and all stretcher, देखिए all header, ये कोर्स है all header का, उसके नीचे all stretcher, ये कोर्स हो जाएगा all stretcher का। तो इस तरह के बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, है ना। मतलब एक कोर्स हेडर का, एक कोर्स स्ट्रेचर का, फिर एक कोर्स उसके ऊपर हेडर, उसके ऊपर फिर एक कोर्स स्ट्रेचर, इस तरह के जो लेआउट होता है ना, इस तरह के ब्रिक वर्क को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल लाइंस फास्टनर ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ लोड और स्ट्रेस इन स्टील कनेक्शन इज कॉल्ड है। देखिए ये कोई कनेक्शन है, इसमें एक रिबेट यहाँ है ना, एक रिबेट यहाँ है, इस तरह से रिबेट है, ठीक है। तो अगर हम पैरेलल डायरेक्शन में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पिच। और अगर हम ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स पी लग रहा है, इसके ट्रांसफर डायरेक्शन में तो उसको क्या बोलते हैं, गेज। सो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी, दैट इज गेज। क्योंकि ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, ये डायरेक्शन ऑफ लोड इसके ट्रांसफर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेस्टर, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जी, दैट इज गेज। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव ट्रेड इज कॉल्ड एज, ये एक ट्रेड है, इसके ऊपर ये दूसरा ट्रेड है ना, इसको बोलते हैं ट्रेड, इसको बोलते हैं राइज, है ना। तो एक ट्रेड दो ट्रेड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, राइज, राइजर कहते हैं उस स्टोन को, है ना। और राइज क्या है, वो दोनों के डिस्टेंस है ना। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द लोवेस्ट कोर्स ऑफ द रूफ इज कॉल्ड एज, किसी भी रूफ का, रूफ कैसा होता है, इस टाइप से रूफ होता है ना, तो उसके जो लोवेस्ट कोर्स होता है रूफ का, उसको क्या बोलते हैं। देखो ये जो होता है उसको बोलते हैं रिज, तो ये तो होगा नहीं, जहाँ पे दोनों मीट करता है, टॉप मोस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, रिज, है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट को रिज बोलते हैं। बॉटम जो दोनों, ये दोनों जो इस तरह से, सपोज ये तो मैं प्लेन में दिखाया, अगर आप 3D में देखें तो इधर इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो ये दोनों जहाँ पे मीट करेगा, इधर से भी एक आएगा उधर से भी आएगा, तो ये जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वो वैली, जैसे ये रिज है ये वैली हो जाएगा। और उनके बॉटम का जो कोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, ईव्स कहलाता है उसका, है ना। लोवेस्ट कोर्स जो होता है वो ईव्स कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वर्टिकल मेंबर इन ए मिडल ऑफ ए विंडो फ्रेम विच सब डिवाइड द विंडो इज कॉल्ड है। देखो ये विंडो है ना, तो इसके करे एक वर्टिकल मेंबर है, इस तरह से ये वर्टिकल मेंबर है जो क्या कहता है, विंडो फ्रेम को सब डिवाइड करता है। वर्टिकल फ्रेम जो इस पूरे विंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये एक पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, सब डिवाइड द विंडो, तो उसको कहते हैं म्यूलियन, है ना। म्यूलियन जो होता है वर्टिकल होता है और ट्रांसम जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, इस तरह से, है ना, हॉरिजॉन्टल रहता है वो सब डिवाइड करता है दो पार्ट में, तो उसको कहते हैं ट्रांसम, वर्टिकल कहते हैं म्यूलियन। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ट्रांसम नहीं होगा, ये होता है हॉरिजॉन्टल के लिए, ये होता है वर्टिकल पार्टीशन ऑफ द विंडो,
ठीक है। जैम्ब अलग होता है, रिबेट अलग होता है। रिबेट होता है जिसमें वो फिट हो जाता है ना, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है, जैम भी। रिबेट फिक्स हो जाता है, और जैम क्या होता है, वो फ्रेम का काम करता है, राइट, आउटर फ्रेम। द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द आर्च, आर्च के हाइएस्ट पॉइंट को क्या कहते हैं, क्रॉन कहते हैं। आर्च के हाइएस्ट पॉइंट को क्रॉन कहते हैं। तो ये था 150 क्वेश्चंस इसके, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन, 100 से स्टार्ट किया था हमने, टोटल 200 क्वेश्चन है टेक्निकल के, तो 50 डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट 50 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।